उनकी बात सुनते हुए दक्ष ने भी अब अपने शर्ट के बटन्स को खोल दिया था और उसे साइड में एक पेड़ के डाली पर रखते हुए कहता है, बुज़दिल। तुम्हारी भाषा में इसे बुज़दिल कहते होंगे, मेरी भाषा में इसे चालाकी कहते हैं। और तुम लोग तो यही चाहते हो ना कि मैं तुम लोग के सामने सरेंडर कर दूं। और इसके अलावा तुम लोग के पास ऑप्शन भी तो नहीं है मुझे पकड़ने का। लेकिन याद रखना, अगर तुम लोग मुझे यहाँ पर अपनी फौज के साथ लेने के लिए आए हो तो मेरे पास बहुत सारे मासूम लोग हैं जिनको मैं अभी के अभी तुम्हारे सामने जिंदा काट सकता, और उसकी जिम्मेदारी आपके सरकार को जाएगी, क्योंकि हर क्रेडिट तो आपकी सरकार ले जाती है। शिवाय भी काफी गुस्से में आकर के दक्ष के सामने खड़े होते हुए कहता है, तुम्हारे अड्डे के बारे में तो अब सबको पता चलेगा और यहाँ पर पूरी फौज भी आएगी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली तुम्हें ले जाने के लिए तो हम दोनों ही काफी हैं। लेकिन अभी दक्ष मुस्कुरा करके अपनी तिरछी निगाहें एक तरफ दिखाता और इशारा करते हुए कहता है, आपके लिए कुछ तोहफे हैं मेरे पास। जैसे ही शिवाय ने उदित की तरफ देखा था, उदित उसका ही अपना छोटा भाई था और ये देखकर वो एकदम से हैरान रह जाता है। और वही दक्ष कहता है, क्या कह रहे थे आप? अपने फौज को बुलाएंगे, मुझे गिरफ्तार करवाएंगे एंड ब्ला 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 ब्ला। क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई आपकी? कुछ और नहीं कहना चाहेंगे अब आप? जैसे ही ईश्वरी ने उस तरफ देखा था, वो एकदम से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, हाँ, ये क्या? और मुझसे तो कहा था कि मेरे सारे दोस्तों को घर छोड़ देंगे ये। अब उससे भी रहा नहीं जाता और वो भी गुस्से में दौड़ते हुए नीचे की तरफ आ गए थे। वही तान्या, जिसके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे, वो चिल्लाते हुए कहती है, सर आप इस आदमी को छोड़िएगा मत। ईश्वरी के साथ इसने बहुत गलत किया है। ये आदमी बहुत गलत डिजर्व करता है। दक्ष जो एक बार तान्या की तरफ देखता है और फिर रुद्र की तरफ, जैसे वो इशारा कर रहा हो कि संभालो अपने आइटम को, वरना क्योंकि अगर मेरे हाथ ये चढ़ गई तो बहुत बुरी मौत मरेगी। रुद्र भी तुरंत ही दौड़ कर तान्या के सामने जाता हुए अपना हाथ जोड़ते हुए कहता है, मोहतरमा इस वक्त प्लीज शांत हो जाओ। वैसे भी वो बहुत गुस्से में है। तान्या जो कहती है, अरे हट गुस्सा, और वैसे भी अगर इतना ही गुस्सा है तो शिवाय सर और विजय प्रताप सर पर अपना गुस्सा निकाले ना। हिम्मत नहीं है क्या उसके अंदर? और वहीं वो अपने हाथ को दो आदमियों से छुड़ाती है, लेकिन अभी भी उसके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे और दक्ष के सामने आकर उसे चैलेंज करते हुए कहती है, एक लड़की के साथ लड़का के खुद को वाकई में बहुत बहादुर समझते हो क्या तुम? अगर दम है ना तो हमारे पूरे डिपार्टमेंट के सबसे पहुंचे हुए अफसर के साथ लड़कर दिखाओ। ये है कमांडो शिवाय रॉय। अगर दम है तो अपनी ताकत इनको दिखाओ। लेकिन दक्ष ने एक बार भी तान्या की तरफ मुड़कर नहीं देखा था, क्योंकि उसकी निगाहें तो सिर्फ शिवाय की निगाहों पर टिकी हुई थी, जैसे वो अपनी आंखों से ही उसे घूर कर डराने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अभी वो अपने एक कदम आगे बढ़ा था उससे पहले ईश्वरी जो पीछे से आते हुए कहती है, ये चीटिंग है, तुम बहुत बड़े चीटर हो। तुमने कहा था कि ये सारे लोग अपने घर पहुंच जाएंगे, तुम्हें वो डॉक्यूमेंट भी मिल गए, अब तुम्हें क्या चाहिए? दक्ष जो ईश्वरी के हाथ को पकड़ता है और उसे झटके से अपने करीब लाते हुए कहता है, बेबी क्यों इस मामले में पड़ रही हो? तो दूर रहो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। और अपने बाप की तरह ज्यादा होशियारी मत करो, क्योंकि शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट से मेरा और तुम्हारे बाप का बहुत ही पुराना कनेक्शन है। खामखा इस बीच में आकर के तुम भी दुश्मनी मोल मत लो मुझसे, वरना तुम्हारे बाप का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं। लेकिन अभी शिवाय जो आकर के अचानक ही उसके कंधे पर जोर से अपने पंच दे मारता है। ये हमला अचानक ही हुआ था, मगर उसके बावजूद भी दक्ष जो पूरी तरह से तैयार था, उसके कंधे पर बस पंच छुआया था और वो हल्का सा अपने पैर को और वो हल्का सा अपनी जगह से टर्न हो जाता है, जिससे प्रेशर में पंच मारने की वजह से शिवाय आगे की तरफ उछक गया था और जाकर के धड़ाम से मिट्टी पर अपना मुंह दे मारता है, जिसे देखकर दक्ष के सारे आदमी जो उसके ऊपर हंसने लगे थे।
वहीं दक्ष जयश्री की तरफ देखकर कहता है, अभी ये खेल खत्म होने दो, उसके बाद तुमसे बात करता हूँ। बार बार अपनी शक्ल दिखाकर तुम मुझे वो गुस्सा दोबारा याद दिला देती हो। वेल, जाकर वेट करो। वही तान्या जो एकदम से हैरान रह गई थी कि शिवाय उसके ऊपर कोई भारी पड़ सकता है, लेकिन वो समझ गए थे कि ये दक्ष की चीटिंग ही है, वरना दक्ष और शिवाय में अगर लड़ाई होती तो ऑब्वियसली शिवाय सर ही जीतते, क्योंकि ये आदमी उनके डिपार्टमेंट में वाकई में ही बहुत ही नामी आदमी था और सारे न्यू बिगिनर्स बच्चे जो इनको अपना आइडियल मानते थे, वो बहुत ही झटके से तुरंत ही खड़ा हो जाता है और पीछे से ही दक्ष पर वार करना चाहता है, लेकिन पीछे से ही दक्ष ने उसके बाजू को पकड़ दिया था और काफी झटके में उसे ले जाकर के एक पेड़ की तरफ धक्का दे देता है, जिससे उसका पीठ जाकर के पेड़ पर टकराया था और उसके साथ ही उसका सर भी। दक्ष उस आदमी के गाल को जोर से अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है, जिंदा हो ना अभी? परेशान मत हो, चाहूं तो एक बार में तुम्हारा किस्सा खत्म कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे अधमरी हालत देखने का बहुत मन कर रहा है मुझे। काफी वक्त हो गया किसी के साथ हाथ सफाया नहीं किया मैंने। और फिर से वो लोग अब बीचों बीच मैदान के आ चुके थे। दक्ष शिवाय को अपनी तरफ बुलाते हुए कहता है, कम ऑन शो मी द पावर, शो मी योर ब्लडी पावर, अमीरों के तलवे चाटने वाले गवर्नमेंट ऑफिसर। पीछे से राहुल जो तान्या के बगल में आते हुए कहता है, ये सब क्या चल रहा है? तान्या जो खुश होते हुए कहती है, टक्कर की लड़ाई चल रही है। इस आदमी को लगता था ना कि इसे टक्कर देने वाला तो इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। अब समझ में आएगा जब शिवाय सर इसके साथ लड़ेंगे तो। लेकिन तभी बगल से संजू जाते हुए कहता है, पर सर लड़ कम रहे, मार ज्यादा खा रहे हैं। ये क्या बस हमारे सामने बनते थे इतने ज्यादा मशहूर और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग? हमें मारने के लिए तो इनके हाथ बड़े कड़क रहते थे, अब इसे क्यों नहीं मार पा रहे? राहुल जो तान्या, उदित, संजू, प्रभाकर की तरफ देखता है और फिर सामने दक्ष की तरफ और अपना चेहरा ना मिलाते हुए कहता है, ये इंसान वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं, ये कुछ अलग ही चीज है। उन दोनों में जिस तरह की फाइट चल रही थी, सारे लोग उस फाइट को देखने में दिलचस्पी दिखा रहे थे, लेकिन दक्ष का हाथ जो शिवाय के हाथ से थोड़ा ज्यादा ही मजबूत पड़ रहा था। शिवाय ने भी अब अपना पंच उसके हार्ट के पास दे मारा था। जैसे ही दक्ष के दिल के पास उसका वो हाथ पड़ा था, वो 2 कदम पीछे हो जाता है और उसे थोड़ी तकलीफ भी होती है, जिससे उसने अपने हाथ को ले जा करके अपने दिल पर रख लिया था और गहरी सांस भरते हुए कहता है, दिल पर जख्म देने की पुरानी आदत है तुम लोगों की। वही शिवाय जो आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या करें, वो तुम्हारा दिल है इतना कमजोर, तो हमें तो बस कमजोरी चाहिए होती है। दुनिया के सामने तो तुम पहले से ही विलन साबित हो गए हो। हम बस तुम्हें एक बार बुरी हालत में हेड ऑफिस तक ले जाओ, वो भी खिसराते हुए, उसके बाद तो फिर मेरा प्रमोशन पक्का है। और ये बोल करके उसने अचानक ही दक्ष के पैर को पकड़ लिया था और उसे धड़ाम से नीचे की तरफ गिरा देता है। इस बार बाजी शिवाय के हाथ हो गई थी। सारे लोग उसके लिए क्लैप कर रहे थे। ईश्वी भी तान्या और अपने बाकी के दोस्तों के साथ ही खड़ी थी, जहां सारे उसके दोस्त हूट कर रहे थे। वहीं दक्ष को इस तरह अपनी आंखें बंद किए हुए दर्द में इधर उधर छटपटाते देख करके ईश्वी को जरा भी खुशी नहीं हो रही थी। हाँ, उसे इस बात की खुशी थी कि अगर ये आदमी हार गया तो उसके सारे दोस्त और वो खुद भी आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन दक्ष को इस हालत में देखकर वही विजय प्रताप जो अपनी बंदूक लेकर आते हैं और उसे लोड करके दक्ष की तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं, हार मान जाओ, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा फालतू वक्त नहीं है तुम्हारे साथ बर्बाद करने के लिए। शिवाय भी अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है, अब उसके अंदर हिम्मत भी नहीं कि उठ पाए, मेरे से साथ लड़ने के चैलेंजेस कर रहा था। ये बोलकर अभी जैसे शिवाय ने टर्न लिया था, विजय प्रताप की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और उसके साथ ही बाकी के ईश्वी के दोस्तों की भी। दक्ष अपने हाथ को ले जाकर के शिवाय के बाजू पर रखता है और धीरे से टैप करते हुए कहता है, इतनी जल्दी हार मानने वालों में से होता तो अब तक मर जाता, अब तक जिंदा हूँ तो इस बात का सबूत हूँ, हारना मेरी नस्ल की आदत नहीं। शिवाय जो उसके पेट पर अभी पंच मारा ही था कि तभी दक्ष ने उसके हाथ को अपने
दूसरे हाथ से रोक लिया था और अपने एक हाथ को ले जाकर के उसके गर्दन पर मारता है, जिससे उसके पीछे के गर्दन की नस थोड़ी टेढ़ी हो गई थी और वो अपने गर्दन पर अपना और शिवा अपने गर्दन पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, "आह, तुम्हारी नस्ल की ऐसी की तैसी।" उसने इतना बोला ही था कि तभी दक्ष, जो एक एक हवा में उछालते हुए उसके मुंह पर दे मारा था, और शिवाय जो दोबारा से अब जमीन पर गिर चुका था। दक्ष उसके हाथों को अपने पैरों तले रौंदते हुए कहता है, मजाक मजाक की तरह किया करो। मेरी नस्ल, मेरे परिवार के बारे में बात मत करना। मेरे परिवार का खून तुम लोगों की वजह से बहा है और उस खून में ईमानदारी कूट कूट कर भरी हुई थी। और फिर वो उसके वर्दी के कॉलर को पकड़कर उसे खड़ा करते हुए कहता है, जिस वर्दी का गुरूर मुझे दिखा रहे हो ना, इस वर्दी में मेरी नस्लों ने अपनी बहुत सारी पीढ़ियां काट दी हैं और हर एक आदमी के अंदर सिर्फ देशभक्ति थी। पीछे से विजय प्रताप, जो अपने ही बंदूक से अभी दक्ष के सर पर मारने वाले थे, लेकिन तभी एक आवाज दक्ष के कानों में पड़ती है जो कि बिल्कुल ही उसकी उम्मीद से बाहर थी। खुद को बचाइए, पीछे से वो मारने जा रहे हैं आपको, झुक जाइए। जैसे दक्ष ने सुना था, वो तुरंत ही अपने पैर को नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए झुक जाता है और विजय प्रताप की गन से जो घाव अभी दक्ष के सिर पर लगने वाला था, वो जा करके शिवाय के मुंह पर लगा था और वो फिर से धड़ाम से जमीन पर गिरता है। वही विजय प्रताप, जो उस लड़की की तरफ देख रहे थे जिसने ये आवाज निकाली थी, और वो सिर घूरते हुए कहते हैं, ये क्या किया तुमने? मैं बेहोश करने वाला था। लेकिन तभी दक्ष जो अपने हाथ को ले जाकर के उसके गर्दन पर दबाते हुए कहता है, तमीज से बात करो उससे, बीवी है वो मेरी। वही विजय प्रताप जो हंसते हुए कहता है, बीवी? कौन सी बीवी? एक लड़की को किडनैप करके लाते हो, जबरदस्ती उसे बीवी बताते हो। वही दक्ष नहीं चाहता था कि इस बारे में उसके अपने आदमियों को पता चले, क्योंकि अभी तक अपने आदमियों को तो दक्ष ने यही बताया था। दक्ष पीछे होते हुए कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहते हो कि ये लड़की मेरी वाइफ नहीं है? और ये बोलकर उसने अचानक ईश्वर के हाथ को पकड़ लिया था और झटके से उसे अपनी तरफ बहुत ही जोर से खींचता है। उसका दूसरा हाथ जो भी तान्या के बाजू पर था, और खींचने की वजह से तान्या भी उछक जाती है। वह ईश्वर जा करके डिस्बैलेंस होकर के उसके सीने से लग गए थे। दक्ष के होठों के किनारे से अभी कुछ खून के ड्रॉपलेट्स नीचे की तरफ गिर रहे थे, और उसी ब्लड के ड्रॉपलेट्स को वो अपने अंगूठे पर लेता है और धीरे से उस अंगूठे को ले जा करके ईश्वर के मांग पर टच कराते हुए कहता है, इसे कहते हैं शादी, तो फिर यही सही। और उसने अपने खून से ही ईश्वर की मांग भर दी थी और उसके चेहरे को अपने करीब लाते हुए कहता है, तो अब हो गई हमारी शादी। सबकी आंखें बड़ी हो गई थी और वही ईश्वर की आंखें एकदम से बंद। अयान भी अपने हाथ में फाइल पकड़े अंदर से सब कुछ देख रहा था और धीरे से मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, आप लोग चाहते क्या हो मेरे भाई से? आपको पता है उन्होंने आज गलती से कितना बड़ा काम कर दिया। हाँ, मगर वो इस रिश्ते को कभी निभा नहीं पाएंगे। उनके दिल में तो सिर्फ उस लड़की के लिए नफरत है, और शायद वो अपनी नफरत को एक नया नाम देना चाह रहे, शादी का। ईश्वी जो अपनी आंखें बंद किए हुए अपनी आंखों के कोने से धीरे से आंसू को पोंछते हुए कहती है, ये नहीं करना था आपको। लेकिन दक्ष जो उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए अपने हाथों को उसके गाल पर रखते हुए कहता है, क्यों नफरत होती है इतनी मुझसे? ऐसे मैं चीज भी हूं नफरत करने वाली, और तुम अपनी नफरत को कायम रखो। आई डोंट केयर। लेकिन मेरे लोगों के सामने अगर तुम मेरी बीवी नहीं बनकर रहोगी तो तुम्हारे लिए वो लोग खतरा बन सकते हैं। किसी को भी ये बात पता नहीं है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, और इतनी ज्यादा कि तुम्हें देखकर सिर्फ मन करता है कि तुम्हें मार दूं, और तुम्हारे पूरे परिवार को भी। अभी वो ईश्वी से बात कर ही रहा था कि तभी अचानक से पीछे से विजय प्रताप जो दोबारा से अपने हाथ में एक डंडा लेते हैं और उसे जोर से दक्ष के ठीक पीछे सर पर मारते हैं। इसी चीज का फायदा उठाते हुए शिवाय भी अपनी जगह से खड़ा होता है
और उसे डंडे को लेकर के दक्ष के चेहरे पर मारना शुरू कर देता है। यह हमला अचानक से हुआ था और दक्ष के आदमी अभी उन लोगों को गोलियों से भून पाते उससे पहले ही विजय ने उसके सिर पर गोली तान दी थी और सबकी तरफ देखते हुए कहता है, आर्मी का बंदा हूं, एक बार भी नहीं सोचूंगा गोली चलाने से पहले, इसलिए कोई भी हरकत करने से पहले सोच समझ कर। खामखा तुम लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। सिर्फ इस आदमी को लेने के लिए आया हूं, तुम लोग यहीं पर रहो। यह हमला जो कि जानबूझकर के ऐसी जगह पर किया गया था जहां दक्ष के सिर पर चोट लगी थी पहले से ही, और उस चोट पर दोबारा से मारने के बाद दक्ष अपने होश को तुरंत ही खो बैठा था। और वो भी ये हमला तब किया गया था जब दक्ष ईश्वी से बात कर रहा था और वो इस वक्त लड़ने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन ईश्वी के सारे दोस्त जो हूट करते हुए कहते हैं, ये शिवाय सर, यू आर जीनियस। लेकिन तभी रुद्र जो तान्या के सिर पर बंदूक रखते हुए कहता है, सोच समझ कर विजय प्रताप एंड शिवाय रॉय। कहीं ऐसा ना हो कि आपके इस हरकत की वजह से यहाँ पर मौजूद सभी मासूमों की जान खतरे में पड़ जाए। तान्या तो रुद्र से ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकती थी और उसकी आंखें भर आती हैं जब रुद्र ने इस तरह की बात की थी। वो अपने भारी गले से कहती है, ये क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे। रुद्र जो कहता है, मैं अपने दोस्त के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, उसके लिए भले ही मुझे अपनी मोहब्बत की जान क्यों ना लेनी पड़े। और तुम मुझे 2 दिन में इतनी भी पसंद नहीं आ गई हो कि मैं अपने दोस्त के साथ गद्दारी करना शुरू कर दूंगा। छोड़ दीजिए उसे, वरना यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मौत के घाट उतार देंगे हम। वही अयान भी बाहर आते हुए कहता है, यहाँ पर आप पूरी तरह से हमारे कब्जे में है, तो इस तरह की गलती करने के बारे में तो सोचिएगा मत। चलो जल्दी इन दोनों के हाथ भी बांध दो। यहाँ पर जितने लोग आते हैं अपनी मर्जी से आते हैं, लेकिन जाते हमारी मर्जी से है, और स्पेशली हमारे दक्ष भाई की मर्जी से। शिवाय जैसे अयान की आवाज सुना था, पहले उसे थोड़ा शक होता है, लेकिन जैसे उसने उसके मुंह से दक्ष भाई सुना था, वह हंसते हुए कहता है, तो तू है इसका छोटा भाई। तुझे भी बहुत बेसब्री से ढूंढा जा रहा है, अगर तेरा पता चल गया ना। वही अयान जो शिवाय के सामने आकर कहता है, तू बताएगा? कौन बताएगा? जो बताएगा मारा जाएगा। चल चल जाकर इसको भी कोठरी में बांध दो और अच्छे से दरवाजा लॉक कर देना, वरना कहीं कुत्तों की तरह भौंक भौंक करके हमारा सिर ना खाने लगे। मुंह भी बांध देना इनका। वही तान्या की नजर तो रुद्र से हट ही नहीं रही थी, लेकिन रुद्र जो बंदूक को नीचे करते हुए कहता है, इस तरह मत देखो मुझे। दक्ष के मार खाने पर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, और मैं उस लड़की को बिल्कुल भी अपना नहीं बना सकता जो मेरे अपने ही दोस्त को मारने पर तुली हो। तान्या जो रुद्र को पूरी तरह से इग्नोर करती है और अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है, लेकिन उसे तकलीफ तो हुई थी कि कोई अपना ही उसे इस तरह का घाव दे रहा है। और वो ईश्वी को बुलाते हुए कहती है, ईश्वी, ईश्वी मेरी बात सुनो। दक्ष के आदमी जो विकी करके उसको पकड़ते हुए दूसरी तरफ लेकर जा रहे थे जहां दक्ष ने उन 5 के लिए जगह बनवाई थी। ईश्वी जो पीछे मुड़कर तान्या के पास आते हुए कहती है, हाँ बोलो, सुन रही हूँ मैं। ईश्वी की हालत देखकर तान्या जो उससे कहती है, तुम परेशान मत होना, और उस आदमी के ये मांग पर सिंदूर लगाने से कुछ नहीं होता। ये खून है, इसे तुरंत साफ करो और अपने आप को उसकी बीवी मत समझना। तुम आजाद लड़की हो, तुम सिर्फ मेरी दोस्त, अपने मम्मा पापा की अच्छी बेटी हो। समझ आ रही है तुम्हें? ईश्वी जो पीछे होते हुए कहती है, हाँ मुझे सब समझ में आ रहा है। लेकिन तभी अयान जो ईश्वी के पास आते हुए कहता है, अंदर चलिए भाभी, ये लोग को अपनी जगह पर जाने दीजिए। ईश्वी भी बिना कुछ कहे चुपचाप दूसरी तरफ मुड़ गए थे जहां दक्ष को 2 आदमी जो पकड़कर अंदर की तरफ लेकर जा रहे थे। दक्ष को उसके रूम में लेकर आया जाता है और उसे बेड पर लेटा दिया जाता है। वह ईश्वी जो अयान से कहती है, इनके सर से खून आ रहा है, कोई ऐसी दवा यहाँ पर है मौजूद जिसे इनके सर पर लगाया जा सके?
वही रुद्र जो दौड़ कर आते हुए कहता है, ये हमारे पास ये कुछ पत्तियों का, एक्चुअली कुछ औषधियों का ये लेप है, इसे लगा कर देखे शायद ठीक हो जाए। वही अयान भी तुरंत ही अपने भाई को करवट करवाता है और ऋषि जो उसे चोट पर पहले थोड़ी सफाई करती और उस पर उसी लेप को लगा करके एक कपड़े से उसके सिर को बांध देती है। खून तो रुक गया था, लेकिन उसके साथ ही उस घाव का जल्दी से जल्दी भरना भी जरूरी था। और वो रुद्र बंटी अयान की तरफ देखते हुए कहती है, कोई इनकी छाती पर बार बार ऐसे प्रेशर डालो, इससे इनके होश जल्दी वापस आएंगे और इनका हार्ट रेट नॉर्मल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अयान जो दौड़ कर जाते हैं, लेकिन तभी बंटी जो दौड़ कर दोनों को रोकते हुए कहता है, ये काम मैं अच्छे से कर सकता हूँ। और ये बोलकर वो अपनी मोटी सी शरीर लेकर जाता और दक्ष के सीने पर बार बार अपने हाथों से प्रेशर देने लगता है। लेकिन अभी भी चीजें पहले की तरह नॉर्मल नहीं हो पाई थी, जिसे देखकर ऋषि जो दक्ष के होठों की तरफ देखते हुए कहती है, सीपीआर, अब कोई यहाँ पर इन्हें सीपीआर दे सकता है? आया रुद्र जो तुरंत ही दौड़कर गेट के पास आते हुए कहते हैं, भाभी आपको कोई जरूरत होगी तो आप बताएगा, हम लोग बाहर जाते हैं। वही बंटी को भी उन दोनों ने ही इशारे से बुला लिया था। वो तो समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो अकेले ईश्वी और दक्ष को छोड़ा जा रहा है। और वो बाहर आते हुए कहता है, क्या हुआ? मैं कर तो रहा था ना मदद, और ऐसे उसको छोड़कर नहीं आना चाहिए था, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अयान जो कहता है, भाई नॉर्मल हो जाएंगे, अब कुछ भी हो गया बस भाई नॉर्मल हो जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। और सीपीआर देने के लिए भाभी को अकेले तो छोड़ना ही पड़ेगा ना भाई के साथ, हमारे सामने वो ये नहीं कर पाएंगे। वही ईश्वरी जो पहले तो पीछे की तरफ देखती है और कुछ समझ नहीं पाती कि वो क्या करे। ये सीपीआर का नाम सुनते ही तीनों के तीनों ऐसे रफो चक्कर हुए थे, जैसे अब ये सारा काम ईश्वरी पर उन तीनों ने छोड़ दिया हो। ईश्वरी जो मजबूरन अपने चेहरे को दक्ष के चेहरे के करीब लाती है और फिर उसके बंद आंखों को देख करके बहुत धीमे से कहती है, मैं पता नहीं ये क्यों कर रही हूँ, मुझे ये नहीं करना है, मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? तुमसे मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है, और तुम्हारे यूं इस तरह से मेरी मांग में खून लगाने से तुम मेरे पति नहीं बन जाते। ये कोई सीरियल नहीं चल रहा है, हकीकत है ये। लेकिन तुम्हें बचाना ही होगा, तुम मर जाओगे अगर मैंने ये नहीं किया तो। अगर मेरी सांस से तुम्हें सांस मिल जाती है तो मैं ये करने के लिए शायद तैयार हूँ। लेकिन फिर वो खुद ही दक्ष के चेहरे से दूर जाकर ठीक से खड़े होते हुए कहती है, पर मैं ये क्यों कर रही हूँ? मैं तो यही चाहती थी ना कि इंसान मर जाए या फिर जो भी हो, बस मुझे आज़ादी चाहिए। लेकिन अगर इसे कुछ हो गया तो इसके सारे आदमी मुझे भी मार देंगे और मेरे सारे दोस्तों को भी, और फिर न शिवाय सर बचेंगे और ना ही विजय सर। अब क्या करें? वैसे ये बहाने उसका दिल ही उसको दिए जा रहा था, और फिर उसका दिल उसके दिमाग को डोमिनेट करते हुए कहता है, कम ऑन ईश्वरी, तुम्हें यह कर देना चाहिए, अगर ये आदमी मर गया तो। और फिर वो जोर से अपनी मुट्ठी बंद करती है और फिर धीरे से जा करके अपने चेहरे को दक्ष के चेहरे से मिलाते हुए अपने होंठ को उसके होंठ पर लगा लेती और अपना एक हाथ ले जा करके उसके गालों पर प्रेस करती है ताकि उसका मुंह खुल सके। फिर सिगरेट की स्मेल आ रही थी, जिसको टेस्ट करने के बाद ईश्वरी गंदा सा मुंह बनाते हुए कहती है, कितना सिगरेट फूकता ही है आदमी। और फिर वो अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है और धीरे धीरे अपने होठों से ही अंदर की तरफ उसके मुंह में हवा भरने लगती है। उसके साथ ही उसने अपना एक हाथ दक्ष के चेस्ट पर रखा हुआ था और बार बार अपने हाथों से ही उसे प्रेशर दिए जा रही थी ताकि ये आदमी जैसे तैसे करके होश में आ जाए। इसी तरह से ये काम लगभग 2 से 3 मिनट तक चलता है और ईश्वरी जो झटके से खड़ी होकर के गहरी सांस भरते हुए कहती है, ये क्या, इसे तो अब बेहोश। अभी उसने इतना बोला ही था कि तभी उसकी कलाई जो जाकर के किसी के मजबूत हाथों के बीच फंस चुकी थी और उसकी आंखें झटके से ही डर के मारे बंद हो जाती हैं। लेकिन तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ती है, मुझे मरता हुआ नहीं देख सकती। और फिर पूछती हो कि हमारा रिश्ता क्या है। ये वैसे तो सामने वाले शख्स ने बिना किसी इमोशन के बोला था ताकि वो सिर्फ ईश्वरी को डोमिनेट कर पाए, अपनी बातों से मैनिपुलेट कर पाए।
और ऐसा ही होता है। ईश्वी की निगाहें जाकर जैसे ही दक्ष के चेहरे पर पड़ी थी, उसकी आंखों में ईश्वी ध्यान से देखने लगती है और थोड़ी देर के लिए एकदम से शांत पड़ जाती है, क्योंकि उसका दिल दिमाग खुद ही कंफ्यूज था कि आखिर वो इस अजीबोगरीब शख्स को क्यों बचा रही है जिससे वो इतनी नफरत करती है, जिसने सिर्फ उसके अपने दोस्तों को तकलीफ पहुंचाई, उसके घर वालों को तकलीफ पहुंचाई, उसके अपने पापा की इतनी इज्जत की मट्टी पलीत करवाई, और उसके साथ ही अब ये 2 ऑफिसर की भी जिस तरह से इस आदमी ने पिटाई करवाई। इन सबको देखने के बावजूद भी आखिर क्यों मदद कर रही हूँ मैं इसकी। दक्ष जो धीरे से ईश्वी के चेहरे को अपने करीब ले आता है और उसके बालों पर हाथ रखते हुए कहता है, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ, क्यों क्यों मदद कर रही हो तुम मेरी? चाहती तो मुझे मरता हुआ देख सकती थी। ईश्वी जो तुरंत ही इस बात पर नेग्लेक्ट करते हुए कहती है, मैंने कुछ नहीं किया और मैंने तुम्हें नहीं बचाया, और वैसे भी तुम्हारे दोस्तों ने कहा था कि तुम्हें बचाना होगा, वरना वो लोग हमें और हमारे दोस्तों को मार सकते थे सिर्फ इस वजह से। इसका कोई और गलत मतलब मत समझना, और तुम्हारे इस लगाए हुए सिंदूर से ना मुझे कोई। लेकिन अभी दक्ष अपनी जगह से धीरे धीरे उठकर बैठता है और फिर अपनी चोट पर धीरे से हाथ रखते हुए, उसको काफ़ी दर्द महसूस हो रहा था जिससे उसके एक्सप्रेशन से भी पता चल रहा था। ईश्वी जो थोड़ा घबरा कर उसके चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए पूछती है, ठीक तो है ना आप? हाँ, लेकिन ज़्यादा दर्द हो रहा है? यहाँ पर तो पेन किलर भी नहीं होगा, और वैसे भी जिस जगह पर आपको चोट लगा है वो बहुत ही नाजुक जगह है। सर का वो पिछला हिस्सा, अगर वहाँ पर चोट ज़्यादा गहरी लगती तो आप मर सकते थे। उसके चेहरे पर इस तरह की टेंशन देखकर दक्ष को काफ़ी अच्छा लग रहा था और वो स्माइल करते हुए कहता है, तुम मत बुलाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। फ्रेंड वाली फीलिंग नहीं चाहिए मुझे। जरा से तो मुझे आप कहकर एड्रेस करती हो ना, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारा पति हूँ। ईश्वी जो अपने हाथों को दक्ष के हाथों से छुड़ाकर पीछे होते हुए कहती है, कोई पति वति नहीं है आप मेरे। हाँ, और ठीक हो गए आप, हम यहाँ से जा सकते हैं। दक्ष अपने हाथ को फोल्ड करते हुए कहता है, मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, ये तो मेरा कमरा है। तुम चाहो तो जा सकते हो, लेकिन जा पाओगे मुझसे दूर। और फिर वो पीछे दीवार का टेक लेकर के बैठते हुए आराम से अपने दोनों पैरों को फैलाता है और फिर अपने हाथ पैर में लगे चोट को देखने लगता है। उसके सीने के पास थोड़ी चोट लगी थी जिससे थोड़ा बहुत ब्लड नीचे की तरफ गिर रहा था, और इस वक्त उसने शर्ट तो पहन नहीं रखी थी जिसकी वजह से उसकी मस्कुलर बॉडी साफ तरीके से नजर आ रही थी। ईश्वी को अपनी तरफ दिखाते हुए कहता है, यहाँ पर भी चोट लग गई है, हो सके तो पत्तियों का लेप यहाँ पर भी लगा दो। ईश्वी जो दक्ष की बात सुनते हुए बोलती है, अब मैं क्यों लगाऊं? ये रहा बाउल, इसमें रही ये लेप, खुद लगा लीजिए और मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। लेकिन दक्ष जो ईश्वी को ज्यादा देखकर कहता है, प्यार से बोलता हूँ तो मान जाया करो, खामखा तो मुझे धमकी देने पर मजबूर कर देती हो, और बीवी ये काम नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? कम ऑन माय सिंड्रेला। महेश्वरी जो अपनी आंखें जोर से बंद करते हुए कहती है, नहीं हूं मैं आपकी सिंड्रेला, और आपने आज जो किया है ना बहुत गलत किया है। फिर दक्ष कहता है, मैंने क्या गलत किया? गलती तो आज तुमने की है बहुत बुरी। खामखा मुझे इस वक्त इतना तेज सबके सामने चिल्ला कर क्यों बोला कि नीचे झुक जाइए? उसी वक्त मेरा काम खत्म हो जाता, मर जाता और तुम आजाद हो जाती। यही चाहिए था ना तुम्हें? और फिर वो अपने पैरों को जमीन पर रख करके धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाता है। उसके कदम भी लड़खड़ा रहे थे क्योंकि अभी भी उसे पूरी तरह से होश नहीं आया था। ये तो वो अपने शरीर के साथ थोड़ी जबरदस्ती कर रहा था। वो ईश्वी के जैसे सामने आया था वो पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाता है, जैसे उसकी शरीर काफी कमजोरी महसूस कर रही हो, और वो ईश्वी के ऊपर ही डिसबैलेंस हुआ था, जिससे पीछे का टेक लगाकर ईश्वी जो अपने आप को संभालती है और अपने हाथ को ले जाकर के दक्ष के चेस्ट पर रखते हुए कहती है, क्या कर रहे, दब जाऊंगी मैं। दक्ष जो दीवार का सहारा लेकर अपना पाम उसी पर गिरा था और फिर ईश्वी की तरफ झुकते हुए कहता है, तुम मरने दे सकती थी मुझे, फिर क्यों नहीं मरने दिया माय सिंड्रेला? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं मर जाऊं? और ये बोलते हुए उसका एक हाथ जो ईश्वी के गालों पे बहुत ही सॉफ्टली इधर उधर घूम रहा था।
महेश्वरी अपनी आंखें बंद की अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, पता नहीं क्या सोचकर। बस आप ऐसा नहीं है कि आप मार खा रहे थे तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। दक्ष उसकी बात पर अपने चेहरे को उसके गाल के करीब लाकर धीरे से अपने होठों को उसके गाल के अगेंस्ट रब करता है और फिर उसके कान के पास आते हुए बहुत ही सॉफ्टली कहता है, तुम्हारे हाथ से एक भी बार क्लैपिंग की आवाज़ नहीं सुनी मैंने। तुम्हारी आंखों में जब जब देखा तुम्हें दर्द महसूस हो रहा था, और जब जब मैं सामने वाली पार्टी को पीट रहा था तुम्हें मज़ा आ रहा था, और इसके बावजूद भी तुम ये मुझसे कह रही हो कि झूठ मत बोलो मुझसे। मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिस्ट हूँ। इंसान की आंखों से, उसकी हरकतों से, उसकी बातों से हकीकत भांप लेता हूँ मैं। तुम्हारी भी हकीकत साफ तरीके से नजर आ रही है तुम्हारी आंखों में, जो बहुत खूबसूरत है ईश्वी। जैसे ही ईश्वी ने पहली बार दक्ष के मुंह से अपना नाम सुना था, उसका चेहरा अपने आप ही दक्ष की तरफ मुड़ जाता है और वो अपनी नमी से भरी आंखों को दक्ष के साथ मिलाते हुए धीरे से कहती है, कौन है आप? क्या चाहते हैं आप? और ऐसा क्या हुआ है आपके साथ पास्ट में जो आप इस तरह से टूट गए? और आर्मी वालों से क्यों इतनी नफरत करते हैं? और गवर्नमेंट, मतलब सरकार ने भी आपके साथ कुछ ऐसा किया है जैसे आप भुला नहीं पा रहे? उसकी बातें सुनते हुए दक्ष अपने थंब को ले जा करके उसके होठों पर धीरे से रब करते हुए कहता है, सीआईडी मत बनो तुम, शांति से बस मेरी बातें मान लो कि तुम मेरी बीवी हो और मेरे साथ पूरी जिंदगी रहने वाली हो। रहोगी ना मेरे साथ पूरी जिंदगी? वैसे तो दक्ष की बातें जो ईश्वी को इमोशनल कर रही थी, लेकिन वो पूरी तरह से स्ट्रांग बनने का एक्टिंग कर रही थी, लेकिन वो ऐसा ज़्यादा देर कर नहीं पाती और काफ़ी तेज तेज रोना शुरू कर देती है। दक्ष उसको इस तरह से बच्चों की तरह रोता देख करके अपने आप को संभाल कर खड़ा करता है और उसको अपने सीने से लगाते हुए शांत करते हुए कहता है, क्या हो गया? मैं तो बस अपने साथ रहने के लिए बोल रहा था। अच्छा ठीक है, मत रहना, कोई बात नहीं, रोना तो बंद करो। वही जो उसके चोट पर ही धीरे से अपने हाथ को मारते हुए कहती है, आप बहुत गंदे हैं, मुझे डराते भी रहते और प्यार से बात भी करते रहते, चाहते क्या है मुझसे? सारा काम भी करवा लेते, फिर मुझे पनिशमेंट भी देते, फिर कभी कभी मेरा थोड़ा ख्याल भी रख लेते। आपको पता है? वह दक्ष अपनी आंखें जोर से बंद किया हुआ था। जैसे ईश्वी का चेहरा जाकर के दक्ष के चेहरे पर टिकता है, वो जब उसके एक्सप्रेशन को देखती है तो खुद ही अपने हाथ को हटाते हुए कहती है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, मेरा हाथ गलती से चला गया था। वह दक्ष उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, इस दिल को पहले भी बहुत सारे लोगों ने तकलीफ दिया है, तो अब मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, सहने की आदत हो गई है मुझे और मैं बहुत मजबूत भी बन चुका हूँ। लेकिन ईश्वी जो अचानक ही पीछे जाते हुए कहती है, पर मैं नहीं हूँ मजबूत, आप पता नहीं क्या करते हैं मेरे साथ, कोई जादू करते हैं शायद। मैं नहीं चाहती मैं आपको बचाऊं, मैं नहीं चाहती कि आप जिंदा रहें, मैं नहीं चाहती कि मैं आपके साथ पूरी जिंदगी बिताऊं, लेकिन मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं पागल हो गई हूँ। उसके बाद सुनकर दक्ष जो आराम से आकर पीछे एक चेयर पर बैठते हुए कहता है, नहीं, पागल नहीं हुई हो, अब जाकर तुम मेरी वेपन बनी हो और मेरे लिए काम करना तुम्हें शुरू करना होगा। यही तो मैं चाहता था माय सिंड्रेला।